Good morning, 10th class students. I hope that all of you are fine and taking all the necessary precautions against this COVID-19. So now we are going to start with the class that is of chapter number 4, carbon and its compound. As we have already done up to chapter number 3, metals and non-metals, उसके क्वेश्चन आंसर्स वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. एक बार हम बाद में रिवीजन करेंगे, then we will discuss again that chapter. So here we are on carbon and its compound. So let me tell you first thing about this chapter that most 80% of this chapter has been cutted down. ठीक है, 80%, 80 नहीं आप 70-75% कह सकते हो. 70 to 75% of part of this chapter has been cutted down. Only some topics are left. और वो कौन कौन से टॉपिक्स है वो मैं आपको बता रही हूँ. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में यू हैव टू स्टडी अबाउट द versatile nature of carbon, versatile nature of carbon. Then we have to discuss about the covalent bonding, and last is homologous series. ठीक है, इसके लिए हमें बहुत थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तभी हमें समझ में आएगा व्हाट वी मीन बाय होमोलोगस सीरीज. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द कंपाउंड. फर्स्ट आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, versatile nature of compound, covalent bonding, homologous series. So we are going to continue with our topic. तो आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करेंगे. ठीक है, ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात करेंगे. आज हम लोग कार्बन के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ने की कोशिश करेंगे. ओके, सो लेट यू स्टार्ट विद द कार्बन. अब कार्बन जो आपका कंपाउंड है, कार्बन जो एलिमेंट है, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ योर पीरियोडिक टेबल. जो हमारा कार्बन है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर पीरियोडिक टेबल. And what will be the reason behind that? Reason behind that is this, that about 3 millions of compounds that will contain carbon are found in our हम नेचर में फाउंड करते हैं. नेचर में नहीं कह सकते, हम लोग सिंथेसाइज करते हैं. टोटल कंपाउंड जो है कार्बन की, इट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियंस. अब आप सोच सकते हो व्हाट वी मीन बाय 3 मिलियन. 3 मिलियन कंपाउंड होना, इट इज वेरी मच. अगर आप 3 मिलियन कंपाउंड को सोचो तो एक एलिमेंट, एक सिंगल एलिमेंट 3 मिलियन कंपाउंड बना रहा है. इट मीन्स इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होगी. और इसी के लिए एक स्पेशल ब्रांच बनाई जाती है इन विच वी विल स्टडी द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, एंड दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हम उसे क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक जो वर्ड आता है, दैट इज फ्रॉम द नेचुरल, फ्रॉम दैट द सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग थिंग्स. और ऐसी कोई चीज़ है जो कभी लिविंग रही हो. जैसे आपको फॉसिल फ्यूल्स पता है. फॉसिल फ्यूल्स आपको पता है कैसे मिलते हैं हमें. जो भी आपके प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो डीप बरी किए जाते हैं फॉर मिलियंस ईयर एगो, तो उससे हमें फॉसिल फ्यूल्स मिल रहा है. ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नेचुरली मिलती है, लिविंग थिंग्स से मिलती है. एंड ऑल दैट सब्सटेंस विल कंटेन कार्बन इन इट. इसलिए कार्बन की जो केमिस्ट्री है उसे एक अलग ब्रांच में पढ़ा जाता है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हम तो उसका छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे यहाँ जो स्टार्ट करेंगे. तो आपको ये समझ में आया होगा व्हाई कार्बन इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट. एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ भी हम कार्बन के कंपाउंड को स्टडी करते हैं, इट इज नेम टू बी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जैसे आपने इथेनॉइक एसिड सुना हो, दैट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, इथेनॉइक एसिड, क्योंकि वो नेचुरल सब्सटेंस से आपको इजीली मिल जाता है. तो ये सारी चीजें हैं कार्बन के बारे में, जो उसका जनरल इंट्रोडक्शन है. अब आते हैं वर्ड में कार्बन. नाउ वी विल कम टू द वर्ड कार्बन. इफ वी विल डिस्कस अबाउट दिस वर्ड कार्बन, तो जो कार्बन एक वर्ड है, इट इज टेकन फ्रॉम कार्बो. किससे लिया हुआ है? कार्बो. कार्बो इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स अ ब्लैक रोड. क्या मतलब होता है इसका? ब्लैक रोड मतलब होता है कार्बो. कार्बन जो वर्ड है, इट इज टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड कार्बो विच मीन्स अ ब्लैक रोड. और ये जो इसका नाम है ना, इस नाम में 2 चीजें छिपी हुई है. ठीक है, वो क्या चीजें छिपी हुई है? एक तो जनरली आप देखो, जो कोयला होता है, कोक, ठीक है, या ऐश होती है, सूप जो होती है, ऐश होती है, धूप, वो ब्लैक कलर की दिखती है आपको, और इट विल कंटेन कार्बन इन इट.
तो बेसिकली जो कार्बन का कलर इस नाम में जो छुपा है वो छुपा हुआ है उसका कलर, वो हमें समझ में आ गया। कार्बन कार्बो से लिया, इट मीन्स ब्लैक रॉड, और एक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी छुपी हुई है। इस नाम में उसका कलर छुपा हुआ है और इस नाम में उसकी केमिकल प्रॉपर्टी छुपी हुई है, दैट इज कंबस्टिबिलिटी। क्या हुआ है? कंबस्टिबिलिटी। जो नाम है इन दो वर्ड को डिफाइन कर रहा है, एक तो कलर और दूसरा कंबस्टिबिलिटी ऑफ कार्बन। ठीक है, कंबस्टिबिलिटी मींस एयर की प्रेजेंस में किसी भी सब्सटेंस का बर्न होना। तो ये आपका हो गया कार्बन के बारे में। अब हम नेचर में कार्बन की बात करें तो कार्बन फाउंड किस किस फॉर्म, कहाँ से मिलता है? तो मैंने आपको बताया जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जनरली दे विल प्रोड्यूस कार्बन। ठीक है, उसके अलावा आप ले लीजिए जो भी आपके ऐश होता है, सूट होता है, ऐश हो गया, उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, उसके अलावा इसे डायमंड में भी जो आपके डायमंड है माइन से निकाला जाता है डायमंड, उसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है। तो बहुत सारे नेचुरल सोर्स है हमारे पास कार्बन के। हमें इसे ज़्यादातर बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती लैब में, हम बनाते भी नहीं क्योंकि लॉट ऑफ सोर्स ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कार्बन की कुछ फॉर्म्स का। ठीक है, या फिर हम उन्हें बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्या हम उनको बोलते हैं? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ये जो सिर्फ जनरल डिस्कशन है कार्बन के बारे में जो हमें पता होना चाहिए। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या मतलब होता है? एलोट्रॉप्स का मतलब होता है सेम एलिमेंट बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, फॉर्म। यहाँ पर मॉलिक्यूल या कंपाउंड की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हमेशा याद रखना एलिमेंट की बात हो रही है। वी डू नॉट टॉक अबाउट द मॉलिक्यूल और कंपाउंड है, हम सिर्फ एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं। मतलब एक एलिमेंट है, सिर्फ कार्बन है, अब उस कार्बन के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस हो सकता है? ठीक है, तो वही चीज हमें देखना है that how these molecules are different in their structure form। तो एलोट्रॉप्स होते हैं सेम एलिमेंट बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म, possess quite different physical and chemical properties। इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आते हैं। और 3 एलोट्रॉप्स कार्बन के आपके एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज डायमंड, सेकेंड वन इज ग्रेफाइट, और थर्ड वन इज बकमिंस्टर फुलरिन। ये हो गए, ये बाकी बॉल जैसे स्ट्रक्चर होती है। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये जो स्ट्रक्चर होती है इसकी बकी बॉल जैसी, जैसे आपने फुटबॉल बॉल देखी है ना, फुटबॉल, उसमें क्या होता है आपने देखे होंगे, कभी ध्यान से देखना फुटबॉल बॉल को, उसमें कुछ हेक्सागन्स रिंग होती है, कुछ पेंटागन्स रिंग होती है। ठीक है, तो ये सब एक इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। हमें जो पढ़ना है, बहुत सारी बकी बॉल होती है। बकी बॉल मतलब किसी में कार्बन के एटम्स 24 होंगे, किसी में कार्बन के एटम 50 होंगे, किसी में कार्बन के एटम 60 होंगे। तो C60 सबसे पहले C60 डिफाइन किया गया था, एक साइंटिस्ट थे आपके, उसी के नाम पर ये नाम रखा गया है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर कैसे होती है, सपोज करो ये आपके कार्बन हो गए 1 2 3 4 5, ये आपके कार्बन एटम है यहाँ पर। ठीक है, ये ऐसे अटैच है। ठीक है, उसके अलावा फिर इस तरीके से अटैच हो जाएगा कुछ भी आपका, ऐसे ऐसे करके जब ये पूरी शेप आती है, ये राउंड शेप आ जाती है इस तरीके से, जैसे आपकी फुटबॉल बॉल देखना उसकी तरीके की शेप होती है। तो ये आपका बकमिंस्टर फुलरिन है। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल हमें जानने की जरूरत नहीं है, हम डायमंड और ग्रेफाइट को देखते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है मेन आते हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट। ऑल्दो बकमिंस्टर फुलरिन इज इम्पॉर्टेंट, बस उसका ज्यादातर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो उसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, अब डायमंड और ग्रेफाइट की हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो हम इन्हें पढ़ते हैं। डायमंड की अगर आप बात करें तो आपको पता है इसका ये माइंस से एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट, कहीं देखा है आपने ग्रेफाइट प्रेजेंट? आपने देखा होगा आपकी जो पेंसिल की लेड होती है ना, पेंसिल के अंदर जो लेड होती है दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। और वहीं से आप देखो जब आप पेंसिल की लेड को टच करते हो कितना स्लिपरी होता है, वो थोड़ा सा ग्रेइश कलर का होता है। इतनी सारी प्रॉपर्टी मुझे वहीं पता चल रही है, थोड़ा सा स्लिपरी है, थोड़ा सा ग्रेइश कलर का। डायमंड आपको पता है हार्डर सब्सटेंस है, बहुत ज्यादा शाइनी होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे आता है डिफरेंस? तो बेसिकली इसमें डिफरेंस आता है इनकी स्ट्रक्चर्स की वजह से। किस वजह से डिफरेंस आता है? डिफरेंस केम अक्रॉस बिकॉज ऑफ देयर
स्ट्रक्चर। तो चलिए हम स्ट्रक्चर देखते हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट में। ये आपका डायमंड एंड दिस वन इज ग्रेफाइट, इधर ग्रेफाइट। यहां पर क्या होता है, आप कार्बन देखो, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 4, यही होता है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक। इट मींस कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो डायमंड कैसे स्ट्रक्चर बनाता है, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू अदर 4 कार्बन एटम। हर एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से अटैच होगा, वो हम स्ट्रक्चर देखेंगे। और यहाँ पे होगा अटैच विद 3, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 3 के साथ अटैच होगा, अटैच विद 3। यानी यहाँ पर तो एक कार्बन है, एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, वो और 4 कार्बन से हर एक कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है, ठीक है। हर एक कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ अटैच हो जाएगा, कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी तो कार्बन 2 4 है, यहाँ पर किसके साथ अटैच हो रहा है, सिर्फ 3 के साथ। तो यहाँ पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में रह जाता है, अटैच 3 के साथ हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में रह जाता है। और यही इसकी प्रॉपर्टी है जो इसकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी को डिस्कस करती है। और हम सेल जब बनाते हैं तो वहां हम इलेक्ट्रोड जो बनाते हैं, एनोड कैथोड, वहां पर हम ग्रेफाइट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बिकॉज ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन हम स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर देते हैं, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन है, कैसे प्रेजेंट है। देखिए ये आपका डायमंड है, डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर। क्या होता है, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर होता है 3D नेटवर्क में, ठीक है। 3 डायमेंशनल नेटवर्क है, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसकी वजह से डायमंड को क्या बनाता है, हार्ड बनाता है। क्या बनाता है, हार्ड। स्ट्रक्चर किस तरीके से, मैं एक ही जैसे सपोज करो एक कार्बन है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ मैंने बना दिए, इसका 1 2 3 4, ठीक है। अब ये किसी और 4 एटम 4 कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस कार्बन एटम के भी तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक तो ये ना 1 2 3 4, ठीक है। अभी हम बॉन्ड बढ़ाएंगे तब देख लेना आप। इस तरीके से बहुत सारे कार्बन एटम प्रेजेंट हैं और चारों तरफ उसकी क्या है, कार्बन। बॉन्ड हम बाद में बनाएंगे। चारों तरफ उसके क्या प्रेजेंट है, कार्बन। तब आप एक कार्बन को देखिए, एक कार्बन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बना, हो गया वैलेंसी पूरी। अब इसके एक ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, बाकी एक ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, एक ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब ये जो बचता है आपका, ठीक है, ये वाला जो एलिमेंट बचा है, यहाँ पर कार्बन हो सकता है इस तरीके से, उसके बाद यहाँ पर कार्बन हो सकता है इस तरीके से। मतलब अगर आप देखो तो एक क्रॉस लिंक टाइप की स्ट्रक्चर होती है, मतलब इस तरीके से, ऐसे ऐसे एक क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर होगी। जब आप डायमंड की स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको क्रॉस लिंक, थोड़ा सा गुजर गुजर कह सकते हैं हम, उसे समझ में नहीं आता, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। तो वही स्ट्रक्चर जो है, वही स्ट्रक्चर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वही उसे हार्ड बनाती है। वहीं अगर हम डायमंड की स्ट्रक्चर पे आए तो डायमंड की स्ट्रक्चर, सॉरी ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर पे आए तो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में आपको बताऊं कैसे होती है, ठीक है। ग्रेफाइट होता है शीट फॉर्म में। कैसे, एक शीट ये हो गई कार्बन की बनी हुई एक शीट होती है, ठीक है। दूसरी शीट ये हो गई, तीसरी शीट ये हो गई, ये सारी शीट एक के ऊपर एक स्टैक होती है, ठीक है। बहुत सारी शीट्स होती हैं कार्बन की, कुछ फॉर्म्स की बनी हुई, वो सारी शीट्स एक साथ स्टैक होती है। और आप देखो तो मैं अगर एक शीट छोड़ूं तो मेरी बाकी की अपने आप छूट जाएंगी। इट मीन्स अगर आप एक शीट को थोड़ा सा हटाते हो तो बाकी की ऑटोमेटिकली हटने लगती है। इट मीन्स जो ग्रेफाइट का नेचर है वो इसलिए क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो ये शीट किस तरीके की होती है वो मैं आपको बताती हूँ। ग्रेफाइट, इन ग्रेफाइट एवरी शीट इज मेड अप ऑफ द हेक्सागन रिंग। कैसे, हेक्सागन रिंग से वो देखिए, ये कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ये हेक्सागन रिंग हो गई। उसके बाद ये देखिए, ये कार्बन, इस तरीके से एक हेक्सागन बनाना है आपको और हेक्सागन के हर कॉर्नर पे कार्बन रखना है, ठीक है।
ये देखिए इस तरीके से। अब अगर आप इस कार्बन को देखिए, शीट बन गई मेरी पूरी इस तरीके से, ये मेरी शीट हो गई पूरी। अगर आप इस कार्बन को देखें, इस वाले कार्बन को देखें, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन इट विल बी फ्री इलेक्ट्रॉन, ये क्या रहेगा, फ्री रहेगा। ठीक है, मतलब ये चौथा, जैसे हमने डायमंड के स्ट्रक्चर में देखा हर एक कार्बन कैसे भी करके बनाओ 4 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन यहाँ पर एवरी कुछ ने 2 भी बना रखे, वो ऐसा नहीं है, वो बनाएंगे अभी, बट 3 बना रहे हैं मैक्सिमम, 3 से ज्यादा कोई भी कार्बन बॉन्ड नहीं बना पाएगा। इट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, फ्री, दैट्स व्हाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट डायमंड में कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, तो डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमने मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी में पढ़ा था, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इन देयर स्ट्रक्चर 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री। अब एक शीट तो ये हो गई, ऐसी दूसरी शीट होगी, ऐसी तीसरी शीट बनेगी। ठीक है, वो सब एक दूसरे के ऊपर क्या रहती है, स्टैक रहती है। ठीक है, इसलिए जब आप एक शीट को रिमूव करते हो तो ऑटोमेटिकली सारी शीटें रिमूव होती चली जाती हैं। तो ये शीट लाइक स्ट्रक्चर की वजह से ये प्लेन है, एक प्लेन हो गया पूरा, एक प्लेन में है, दूसरे प्लेन में है, तीसरी प्लेन में, उन सबको एक साथ स्टैक कर दो। ठीक है, और इसी वजह से जो ग्रेफाइट होता है दैट इज वेरी सॉफ्ट इन नेचर एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट। मतलब जैसे मशीन का हम होते हैं ना, मशीन की स्मूथनिंग के लिए हम उसमें ऑयल वगैरह यूज करते हैं, तो ऑयल की जगह वहां पर हम ग्रेफाइट भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डायमंड ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा जनरल था जो हमें पता होना चाहिए, पहले ये था। ठीक है, तो ये हमारा जनरल चीजें हो गई। अब हम आते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, जो हम यहाँ बॉन्ड बात कर रहे हैं, बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। Bonding in carbon compounds, that is very important thing that we have to study, bonding in carbon compound। अभी तक हमने जो पढ़ा, जो हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा, दैट इज आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड हमने वहां स्टडी किया, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, सबसे पहले बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, बॉन्ड सिंपली क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बॉन्ड इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जब वो अट्रैक्शन कौन सा हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, मींस पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच का जो अट्रैक्शन होता है दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और उस बॉन्ड को हम क्या बोल देते हैं, आयनिक बॉन्ड। बॉन्ड कोई रस्सी नहीं है, इट्स नॉट इट्स अ काइंड ऑफ कि आपने कोई थ्रेड बांधा हुआ है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक, नहीं, इट इज सिंपली अ काइंड ऑफ अट्रैक्शन। और बॉन्डिंग वहां पर हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा, तो बेसिकली आपके बॉन्ड होते हैं 3 टाइप के। एक होता है आपका आयनिक, एक होता है कोवेलेंट, और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करे और दूसरा उसे गेन कर ले, केटायन एनायन बन जाए, तो आपका कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। फिर ये और बॉन्ड की बात कहाँ से आ गई, हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव बन सकते हैं, नहीं, हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बन सकते। बन क्यों नहीं सकते, वो चलिए अब हम देखते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग की। और कोवेलेंट बॉन्डिंग को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता क्यों है। ऐसा क्यों नहीं है कि आयनिक बॉन्ड ही रहे। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। ठीक है, आपने लिया सोडियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1। ठीक है, मैग्नीशियम लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2। कार्बन ले रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4। ठीक है, नाइट्रोजन ले रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5। ठीक है, इस सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इट रिक्वायर्ड 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। तो वो आपको पता है 7 वो एक्सेप्ट करने से रहा, तो वो 1 को क्या कर देगा, निकाल देगा। इस 1 को क्या चलेगा, रिमूव, बचा ये शेल कंप्लीट। मैग्नीशियम अगेन 2, ये रिमूव हो जाएगा, शेल कंप्लीट।
जरा कार्बन पर आना। अच्छा पहले ऊपर ही आओ। ये एक इलेक्ट्रॉन कब रिमूव करता है? जब इसे कोई एक्सेप्ट करने वाला हो, नहीं तो नॉर्मल तो सोडियम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब इसके पास कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए जो उसके एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके तभी तो ये रिमूव करता है। कार्बन के पास आ जाओ। कार्बन को ऑक्टेट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आप क्या करो? मैंने आपसे कहा था कुछ केसेस में डुप्लेट भी कंप्लीट होता है, तो आप यहाँ पर कहोगे या तो +4 कर दो और -4 कर दो, दोनों में से कुछ भी करो, या तो फिर 4 ऐड कर दो या 4 माइनस निकाल दो, बात वही रहनी है। पर बात वो नहीं रहनी बेटा। बात क्यों नहीं वो रहनी? वो इसलिए नहीं रहनी बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना और 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी एटम। बिकॉज होता क्या है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। एक आपका कोई भी एटम है उसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, और बाहर आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको इतना पता है। एटम स्टेबल क्यों होता है? एटम स्टेबल इसलिए होता है बिकॉज दिस न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, जो न्यूक्लियस पे चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अपने से बांध कर रखता है, ठीक है। अब सपोज करो पहले न्यूक्लियस के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। न्यूक्लियस की सराउंडिंग में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, चलो मैं मान रही हूँ 5 इलेक्ट्रॉन थे। एक एक करके हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, एक साथ नहीं निकालते इलेक्ट्रॉन। मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, ठीक है। पहले वो न्यूक्लियस का जो सारा चार्ज था वो 5 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच कर रखा हुआ था, ठीक है। इस न्यूक्लियस के चार्ज ने 5 इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच के रखा। अब मैं एक इलेक्ट्रॉन हटा रही हूँ। अब ये न्यूक्लियस कितने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच कर रख रहा है? 4 को। न्यूक्लियस पे तो चार्ज वही है ना, न्यूक्लियस तो सेम रह रहा है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के नंबर कम होते जा रहे हैं। इट मींस जितना पहले इन पर अट्रैक्शन फील हो रहा था जब ये 5 इलेक्ट्रॉन थे, अब उनसे ज्यादा होगा। अब इसे भी हटा दीजिए। अब मैंने इसे भी हटा दिया, कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 3 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। अब जब 3 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पे और बढ़ गया। इट मींस अब जब मैं धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने की कोशिश करूंगी तो वो डिफिकल्ट होते जाएंगे। या अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करती हूँ, सपोज करो इसके पास 4 थे, ठीक है। अब न्यूक्लियस ने 4 इलेक्ट्रॉन को अपने पास बांध के रखा हुआ है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, चलो भाई उसने बांध लिया, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करें, कैसे बांधे? कैसे? आप सिंपल समझिए, ठीक है। आपके पास 4 लोगों का खाना है, ठीक है। प्रॉपर आपने बिल्कुल ऐसा डाइट, ज्यादा डाइट नहीं, सिर्फ 2-2 रोटियां हैं, 4 लोगों के लिए आपने रखी हैं। एक और पर्सन आया, उसे खाना चाहिए, आपने दे दिया, ठीक है, शेयर कर दिया। उसके बाद एक और पर्सन आया बाहर से, उसे आपने क्या किया? शेयर कर लिया। लेकिन आप कितने लोगों से उस खाने को शेयर कर सकते हो? कोई टेंडेंसी होगी या नहीं होगी? आपका खत्म हो जाएगा जल्दी, तो इट मीन्स आप इजीली शेयर नहीं कर पाओगे। तो यही इलेक्ट्रॉन्स के एटम्स की बात है। अब सपोज करो, अब जब इलेक्ट्रॉन्स गेन कर, अब इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली बात हो रही है, ठीक है। पहला था क्या? पहले 4 लोगों का खाना था, 4 लोगों में शेयर हो रहा था, ठीक है। वो जो खाना हो गया वो न्यूक्लियर चार्ज हो गया, जो वो पर्सन हो गए वो इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले वो खाना 4 लोगों में शेयर हो रहा था, कम कम शेयर हो रहा था। एक बंदा चला गया, एक पर्सन चला गया, नाउ दैट फूड विल बी शेयर बिटवीन द 3 पर्सन। तो ज्यादा शेयर होगा या नहीं होगा? ठीक है, इट मीन्स वो ज्यादा शेयर हो रहा है। तो यहाँ पर भी देखो, जब इलेक्ट्रॉन्स कम से कम रह जाते हैं तो जो चार्ज है, जो न्यूक्लियस है, वो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच कर रखता है ज्यादा तेजी से। इट मीन्स ना तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर सकते हो, ना ही ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए कार्बन के केसेस में ना तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो पाते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन गेन कर पाते हैं, लेकिन ऑक्टेट तो इन्हें कंप्लीट करना है। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली लूज नहीं करते, दे जस्ट शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स विद द अदर एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट जो जिनकी टेंडेंसी है कि वो शेयर ना कर सकते अपने इलेक्ट्रॉन को, उनके साथ ये क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। और लेट मी टेल यू वन थिंग, ये सिर्फ अपने जैसे एलिमेंट के साथ वो नहीं बनाता कोवेलेंट बॉन्ड, इट विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन ऑल्सो। यानी एक बहुत समझने वाली बात है कि सारे कंपाउंड आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, whether they have tendency to lose their electron or not। ये डिपेंड कंडीशंस पे करता है। किस पे भी डिपेंड करता है? कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। जैसे नाइट्रोजन का अगर मैं कहूँ आपको 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो आयनिक बॉन्ड बना लेगा, बट ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाए, वो कुछ केसेस में कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाना बताता है। दैट
विल डिपेंड ऑन देयर कंडीशन। क्या हमें ये नहीं देखना कि किसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया किसने नहीं, हमें तो क्या करना होता है, हमारे पास तो एक कंपाउंड आता है, जैसे हम उसकी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाते हैं ऐसे ही हम उसकी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाएंगे। दैट्स इट, आपको कुछ रटना नहीं है, समझना है दैट कोवेलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है। मैंने डेफिनेशन नहीं बताई, अभी तो मैंने बताया क्यों फॉर्म होता है। बिकॉज कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं दे विल नॉट एबल टू कम्प्लीटली लूज देयर इलेक्ट्रॉन और गेन देयर इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर आपको क्या करना होता है, वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करानी पड़ती है। मतलब जब जिसे जरूरत हो वो ले ले, जैसे हमने अभी डायमंड के स्ट्रक्चर में देखा और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में देखा। डायमंड में देखा हर एक कार्बन दूसरे कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड शेयर कर रहा था, वो क्या थी, शेयरिंग थी। आयंस में वहां हमने कहीं नहीं दिखाई, वो सिंपल क्या थी, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग थी। तो ये आपका क्या बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड को अगर आप डिफाइन करो तो डिफाइन कैसे करेंगे, द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब दो इलेक्ट्रॉन की तो शेयरिंग हो रही है दोनों के बीच में, एक एक का शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन two atoms in which every atom contributes one electron, ठीक है। किस तरीके से, ये एक एटम है ये दूसरा एटम है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, दो इलेक्ट्रॉन हो गए, तो दो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बन गया। तो यही डेफिनेशन कह रही है कि द बॉन्ड, जो अट्रैक्शन होगा वो इन दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा, एंड एवरी एटम हैज वन इलेक्ट्रॉन है। वो जो पेयर बना है वो एक एटम का पेयर नहीं है, एक एटम के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन नहीं है, हर एक एटम के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, और वो दो एटम के बीच के जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मिलकर एक पेयर बनाते हैं, जिसकी वजह से हमें अट्रैक्शन मिलता है, और शेयरिंग की वजह से अट्रैक्शन हो रहा है। तो दैट्स व्हाई दैट बॉन्ड इज नोन टू बी कोवेलेंट बॉन्ड। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब जरा हमें एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। जैसे मैं आपको दिखाऊं HCl, एग्जांपल आपका क्या लिखते हैं हम, HCl। ये आपने एग्जांपल पढ़ा होगा ना, हमने कहा था HCl आयनाइज नहीं होता, आयनाइज इसलिए नहीं होता बिकॉज इट विल नॉट कंटेन आयंस। तो एग्जांपल मैं आपको सिंपल दिखाती हूँ, H2 दिखाती हूँ, ठीक है। एग्जांपल हम सबसे पहले किसका स्टडी करते हैं, हाइड्रोजन का, ठीक है। H2 की फॉर्मेशन हम दिखाते हैं। सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये रहा, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये रहा। अब एक एक इलेक्ट्रॉन है, अब अगर दूसरा किसी का एक का ले लें, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो जाएंगे और दूसरे के पास दो हो जाएंगे। कंप्लीट हो सकता था आयनिक फॉर्मेशन से, लेकिन नहीं होता। क्यों, दोनों एक जैसे हैं, दोनों झगड़ा करेंगे कि मैं तो नहीं दूंगा अपनी कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन दे। दोनों क्या सोचते हैं, दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। तो ये जो दोनों एटम्स हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेते हैं, शेयर। और इसे दिखाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल में H2, H के पास है एक एटम, इधर H के पास है दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दिखाने का तरीका क्या क्या है, एक तो है आप सिंपल ऐसे दिखा सकते हैं, एक बॉन्ड बन गया, और एक तरीका है आप इन दोनों को इस तरीके से सेंटर में दिखा दीजिए, दोनों इलेक्ट्रॉन को ये दिखाएगा, दोनों पास पास आके इन दोनों की शेयरिंग होती है। और आप किस तरीके से दिखा सकते हो, और आप दिखा सकते हो एक सर्कल बना के। एक सर्कल तो ऐसे बनाया मैंने, ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक सर्कल ये भी तो शेयर कर रहा है इन इलेक्ट्रॉन को, तो ये इस तरीके से बॉन्ड एक ही बनेगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं दो एटम्स के बीच में तो एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया कोवेलेंट बॉन्ड का सिंपल सा एग्जांपल। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट डिटेल इन कोवेलेंट बॉन्डिंग, उसकी और एग्जांपल्स, उसकी और फॉर्मेशन हम स्टडी करेंगे। टिल देन जस्ट ट्राई टू रीड इट आउट कि क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। थैंक यू सो मच।